दोस्तों, एक दिन ईएसपी काव्या सिंह छुट्टी के दिन साधारण साड़ी पहनकर सब्जी खरीदने जाती हैं। एक दुकानदार उन्हें चोर समझकर पकड़वा देता है। पुलिस वाले भी बिना कुछ पूछे उन्हें थाने में बिठा देते हैं। वहां वह देखती हैं कि एक गरीब लड़की के साथ थाने में ज्यादती हो रही है। जब उनकी पहचान सामने आती है, पूरा थाना हिल जाता है। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, मई की तपती दोपहरी थी। जिला शिवपुर की सड़कों पर धूल उड़ रही थी और लोग पेड़ों की छांव में राहत ढूंढ रहे थे। इसी गर्मी के बीच एक जीप धूल उड़ाती हुई जिला मुख्यालय की ओर बढ़ रही थी। अंदर बैठी थी एएसपी काव्या सिंह। साधारण खादी की साड़ी, बिना मेकअप का चेहरा, लेकिन आंखों में एक अद्भुत तेज और आत्मविश्वास। काव्या को अभी अभी इस जिले की कमान सौंपी गई थी। शिवपुर कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ के थानों में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी थी कि आम जनता पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर ही डर जाती थी। मगर काव्या का इरादा साफ था, व्यवस्था को झकझोरना और इंसाफ को घर घर तक पहुंचाना। उनकी जीप सीधा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के प्रांगण में रुकी। फाटक पर खड़े गार्ड ने पहले तो उन्हें पहचानने में गलती की। साधारण वेशभूषा में देखकर वह चौंका। मैडम, आप किससे मिलना है? काव्या मुस्कुराई। तुम्हारे नए एसपी से। गार्ड हड़बड़ा गया और तुरंत सैल्यूट ठोक दिया। माफ कीजिएगा मैडम, अंदर चलिए। कार्यालय में पहले से ही हलचल थी। पुलिसकर्मी फाइलें समेट रहे थे। पुरानी चाय के कपों को छुपाया जा रहा था। जब काव्या अंदर पहुंची तो सबकी निगाहें उनकी सादगी और आत्मविश्वास से भरे चाल पर टिकी रह गई। नमस्कार मैडम, एसपी शर्मा ने कहा, जो वर्षों से यहाँ कार्यरत थे और अब तक किसी महिला एएसपी के अधीन काम नहीं किए थे। नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि शिवपुर में व्यवस्था को सुधारने के लिए आप सब मेरा साथ देंगे, काव्या ने सीधे शब्दों में कहा। बैठक शुरू हुई। काव्या ने पहले ही दिन सबको स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पद मेरे लिए शक्ति का प्रतीक नहीं, सेवा का माध्यम है। मुझे पुलिस स्टेशन के दरवाजे आम जनता के लिए खुले चाहिए, बिना रिश्वत, बिना डर। कुछ अधिकारी मन ही मन हंसे। नहीं है, जोश में है, 1 महीने में समझ आ जाएगा। लेकिन काव्या को इन छुपी हंसियों की आदत थी। यह पहली बार नहीं था जब उसे कम आंका गया हो। उन्होंने अपने अब तक के करियर में ना जाने कितनी बार साबित किया था कि साड़ी में लिपटी यह महिला किसी तूफान से कम नहीं। शाम को वह बिना सुरक्षा दस्ते के शहर की सड़कों पर निकल पड़ी, अकेली, बिना किसी पुलिस वाहन के। वे एक आम नागरिक की तरह बाजार, भीड़-भाड़ वाली गलियों और उन चाय की दुकानों तक गई जहां पुलिस वालों की असलियत पता चलती है। एक चाय वाले से उन्होंने पूछा, यहाँ के थाने कैसे हैं? मैडम, थाना? वहाँ तो बिना पैसे दिए कोई रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती और अगर केस बड़ा हो तो इंस्पेक्टर साहब खुद फैसला कर देते हैं कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। काव्या चुपचाप सुनती रही। उनकी आंखें बोल रही थी, कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन सुबह उन्होंने एक आदेश जारी किया, मैं किसी दिन किसी भी भेष में किसी भी थाना क्षेत्र में जा सकती हूँ। अगर मुझे कहीं भी भ्रष्टाचार, जनता से बदतमीजी या नियमों की अवहेलना मिली तो उस थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड किया जाएगा। यह खबर बिजली की तरह फैली। कुछ पुलिसकर्मियों ने इसे मजाक समझा तो कुछ कांप उठे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि काव्या अपनी बातों को केवल कहती नहीं, जीती है। और यही शुरुआत थी उस बदलाव की जिसने शिवपुर को हिलाकर रख दिया। रविवार की सुबह थी। सरकारी छुट्टी का दिन, जब अधिकतर अधिकारी आराम करते हैं।
लेकिन एसपी काव्या सिंह की आदत में सुस्ती नहीं थी। वे सुबह सुबह साधारण हरे रंग की साड़ी पहनकर और बिना सुरक्षा के अकेले ही निकल पड़ी। इस बार किसी विशेष मकसद से नहीं, बस जनता के बीच रहने के लिए। हाथ में एक जूट का थैला था और चेहरे पर सामान्य मुस्कान। वह लोकल बाजार की ओर चल पड़ी। वहां की गलियों में भीड़ थी। सब्जियों के ठेले, चिल्लाते दुकानदार और खरीदारी करती औरतें। कोई नहीं जानता था कि इस भीड़ में एक पुलिस अधीक्षक भी शामिल है। एक टमाटर वाले के पास जाकर उन्होंने भाव पूछा, भैया टमाटर कैसे दिए? दुकानदार ने बिना देखे कहा, 50 रुपए किलो और जल्दी ले लो। ज्यादा बहस मत करो। काव्या ने मुस्कुराते हुए 1 किलो टमाटर चुने और पैसे देने लगी। तभी पास की दुकान से एक महिला चिल्लाई, अरे यही औरत अभी मेरी दुकान से आलू उठाकर बिना पैसे दिए चली गई थी। यह चोर है। चारों ओर सनसनी फैल गई। लोगों ने काव्या को घेर लिया। किसी ने कॉल कर दी, थाना प्रभारी को बुलाओ, चोरी हुई है। भीड़ में से कुछ लोगों ने बिना जाने समझे काव्या को कसकर पकड़ लिया। थाने चलो, वहां सब पता चलेगा कि चोर कौन है। काव्या शांत थी। आंखों में कोई डर नहीं, बस निरीक्षण का भाव था। एक ऑटो में बिठाकर उन्हें नजदीकी थाना ले जाया गया। वही थाना जिसका नाम काव्या की लिस्ट में पहले नंबर पर था जांच के लिए। थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर जगपाल ने कढ़ाई से पूछा, कहाँ से आई हो? नाम क्या है? पहचान पत्र है। काव्या ने उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराई। बड़ी चुप हो, चोरी करती हो और अब गूंगी बन गई। एक महिला होकर शर्म नहीं आई? जगपाल चिल्लाया। एक सिपाही ने कहा, साहब यह कुछ खास लगती है। बात करने का तरीका अलग है। सभी चोर अब स्मार्ट हो गए हैं। जाओ इसे लॉकअप में डाल दो, जगपाल ने गुस्से में कहा। काव्या ने धीरे से कहा, एक आखिरी मौका देती हूं तुम्हें सोचने का। फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। तभी बाहर से एक हवलदार दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वह सीधे जगपाल के पास गया और धीरे से कुछ कहा। जगपाल का चेहरा पीला पड़ गया। क्या यह ही नई एएसपी है? काव्या सिंह। काव्या कुर्सी पर बैठ गई और ठंडी आवाज में बोली, तो अब पूछोगे मेरा नाम या मैं ही बता दूं? थाने में सन्नाटा छा गया। सारे पुलिसकर्मी लाइन में खड़े हो गए, सैल्यूट करने लगे। मैडम गलती हो गई, हम पहचान नहीं पाए। गलती नहीं, यह व्यवस्था का आईना है। काव्या ने ठोस आवाज में कहा, अगर एक पुलिस अधिकारी के साथ यह हो सकता है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। आज मैंने केवल देखा नहीं, अनुभव किया है। उसी समय उन्होंने अपनी नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। थाना प्रभारी जगपाल लाइन हाजिर। थाने में सीसीटीवी की जांच के आदेश। आम जनता से दुर्व्यवहार, बिना प्रमाण के गिरफ्तारी, स्पष्टीकरण मांगा जाए। भीड़ अब समझ चुकी थी कि जिसे उन्होंने चोर समझा वही उनकी रक्षक है। कुछ महिलाएं पैरों में गिर पड़ी। मैडम माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। काव्या उठी और बोली, किसी को माफ करना या सजा देना मेरा उद्देश्य नहीं है। चाहती हूं कि इस सिस्टम में डर नहीं, भरोसा हो। पुलिस की वर्दी सिर्फ रब के लिए नहीं, न्याय के लिए होनी चाहिए। थाना परिसर में सन्नाटा और पश्चाताप पसरा था। बाहर खड़ी भीड़ अब एसपी काव्या सिंह को एक अलग नजरिए से देख रही थी। एक सादी साड़ी में छुपा सिस्टम को बदलने का मसीहा। सप्ताह भर की गहमागमी के बाद सोमवार की सुबह एसएसपी काव्या सिंह ने अपने ऑफिस के बाहर एक गुमनाम लिफाफा पाया। उस पर ना लिखा था ना पता,
बस मोटे अक्षरों में एक पंक्ति थी, अगर वर्दी वाकई न्याय की प्रतीक है तो इस चिट्ठी को पढ़ो। काव्या ने चुपचाप लिफाफा खोला। अंदर एक 4 पन्नों की चिट्ठी थी, टूटी फूटी हिंदी में लिखी गई, दर्द से भरी लेकिन शब्दों में साहस झलक रहा था। किसी गांव की लड़की ने लिखा था, मैडम मैं जानती हूँ आप सब की तरह नहीं हो। मेरे साथ जो हुआ अगर आप चाहे तो रोक सकती हैं आगे किसी और के साथ ऐसा होने से। मुझे मत ढूंढना, लेकिन मेरी बात सुनना। लड़की ने लिखा था कि उसके गांव भैरवपुर में हर महीने 1 या 2 लड़कियां अचानक गायब हो जाती हैं। गांव वाले या तो डर से चुप हैं या पैसों से खरीदे जा चुके हैं। शिकायत करने की हिम्मत किसी में नहीं। और जब कोई माँ बाप थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो उल्टा उन्हीं को डांट कर भगा दिया जाता है। काव्या की आंखों में कुछ तैरने लगा। वह आक्रोश नहीं था, संकल्प था। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को आदेश दिया, भैरवपुर की पुलिस रिपोर्ट्स, एफआईआर रजिस्टर और पिछले 6 महीनों का महिला अपराध डाटा निकालो और यह काम 1 घंटे में चाहिए। जैसे ही रिपोर्ट आई काव्या चौंक गई। भैरवपुर थाने में एक भी गायब लड़की की रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। ना कोई प्राथमिकी ना कोई जांच। या तो थाने ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई या फिर जानबूझकर सब दबा दिया गया है। उन्होंने बुदबुदाते हुए काव्या ने तय किया वह खुद जाएंगी भैरवपुर, लेकिन इस बार बिना वर्दी, बिना लाल बत्ती की गाड़ी। उन्होंने एक नई पहचान बनाई। एक सामाजिक कार्यकर्ता कविता वर्मा भेष बदला, साधारण कुर्ता, चप्पल, माथे पर हल्का टीका और कंधे पर झोला। दूसरे दिन सुबह वे अकेले ही भैरवपुर पहुंची। गांव का माहौल अजीब था। बाहर से शांत लेकिन भीतर भय की लहर। खेतों में काम करती महिलाएं नजरें चुराती, बच्चे झोपड़ी के पीछे छुपते और आदमी केवल घूरते। काव्या ने एक चाय की दुकान पर बैठकर गांव के बुजुर्ग से बात शुरू की। बाबा, यहाँ की लड़कियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन जरा कम दिखती हैं। कोई काम पर बाहर जाती है क्या? बुजुर्ग की आंखें तुरंत झुक गई। बहन जी, गांव की बातें ना पूछो, सब ठीक है यहाँ। भगवान का दिया सब कुछ है। काव्या समझ गई डर गहरा है। उन्होंने एक झोपड़ी के पास जाकर एक औरत से बात करनी चाहिए, लेकिन औरत ने दरवाजा बंद कर लिया। अचानक एक 10-11 साल की बच्ची दौड़ती हुई आई और चुपके से उनके हाथ में एक कागज पकड़ा गई। उस पर लिखा था, मेरी दीदी भी अचानक एक रात चली गई। माँ कहती है वह शहर नौकरी करने गई है, लेकिन माँ हर रात चुपके से रोती है। रात को कुछ गाड़ियां आती हैं जिनके शीशे काले होते हैं, वह कुछ ले जाती हैं। काव्या का गला सूख गया। गांव में कुछ बहुत गलत चल रहा था और सब मुंह पर पट्टी बांधे बैठे थे। उन्होंने तय किया आज रात वे गांव में ही रहेंगी। उसी बच्ची की झोपड़ी के पास एक पुरानी खंडहर नुमा झोपड़ी में। देखना है कि रात के अंधेरे में क्या उजागर होता है। रात धीरे धीरे गहराई। गांव में सन्नाटा फैल गया। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज और झींगुरों की झंकार। काव्या ने अपने मोबाइल की लाइट बंद कर दी और खिड़की से झांकने लगी। करीब 2 बजे रात एक काली एसयूवी गली में दाखिल हुई, बिना नंबर प्लेट के। उसमें से 2 आदमी उतरे। एक के पास रजिस्टर था, दूसरे ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक औरत बाहर आई और कुछ कागजों पर अंगूठा लगा दिया। तभी झोपड़ी से एक 15-16 साल की लड़की चुपचाप बाहर निकली। काव्या की मुट्ठियां भींच गई। यह नौकरी पर भेजने का खेल नहीं था, यह मानव तस्करी थी। गांव के चुप्पी से लिपटे नरक का चेहरा। लेकिन अकेली थी। हथियार नहीं था,
सामने 2 आदमी और एक गाड़ी। उन्होंने नंबर नोट करना चाहा लेकिन एसयूवी पर नंबर नहीं था। काव्या ने मोबाइल में सारी घटना रिकॉर्ड कर ली और सुबह होते ही गाड़ी से सीधे शहर लौटी। इस बार एक्शन का समय था। सुबह होते ही एसपी काव्या सिंह ने अपने ऑफिस में आपातकालीन मीटिंग बुलाई। रात में गांव में जो देखा वह मानवता को शर्मसार कर देने वाला था। अब वक्त था खुली कार्रवाई का। लेकिन वह जानती थी यह केस केवल छोटे-मोटे दलालों का नहीं, किसी ऊंचे रसूखदार सिंडिकेट से जुड़ा हो सकता है। हम बिना प्रमाण के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। डीएसपी ठाकुर ने सावधानी से कहा, प्रमाण है मेरे पास। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने रात की रिकॉर्डिंग, गाड़ी की गतिविधियां और गुमनाम चिट्ठियां सबके सामने रख दी। अब हम एक जाल बिछाएंगे, ऐसा जाल जिसमें हर शिकारी खुद फंसेगा। काव्या ने एक खास ऑपरेशन का प्लान बनाया। ऑपरेशन नारी रक्षा प्लान था। अगली बार जब गाड़ी गांव में आए तो पहले से पुलिस की टीम गांव में भेष बदलकर मौजूद हो। खुद काव्या फिर उसी झोपड़ी में रहेंगी। लेकिन इस बार उनके साथ 2 महिला कांस्टेबल और एक वायरलेस टीम भी होगी। गाड़ी को पकड़ने की पूरी तैयारी होगी। ड्रोन कैमरे, रास्ते में खुफिया नाके और छुपे हुए पुलिसकर्मी। 3 दिन तक सब इंतजार करते रहे, लेकिन गाड़ी नहीं आई। गांव में सब सामान्य सा लग रहा था या शायद सब दिखावा था। चौथे दिन रात को 2 बजे वही काली एसयूवी फिर आई। इस बार गाड़ी से 3 लोग उतरे, 2 आदमी और एक महिला जो किसी एनजीओ कार्यकर्ता के भेष में थी। महिला ने दरवाजा खटखटाया। वही कोडवर्ड, बिटिया अब अपने सपनों की उड़ान भरेगी। लेकिन इससे पहले कि लड़की बाहर आती काव्या ने इशारा किया। अब 1 सेकंड के भीतर पूरा गांव चिल्लाहट से गूंज उठा। चारों ओर से पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। अंदर बैठे दोनों आदमी भागने लगे लेकिन कांस्टेबलों ने उन्हें दबोच लिया। महिला एनजीओ कार्यकर्ता ने काव्या पर मिर्ची स्प्रे करने की कोशिश की, लेकिन वह पहले से तैयार थी। उन्होंने तुरंत उस पर लाठी का वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। गाड़ी की तलाशी ली गई। अंदर से चॉकलेट्स, रंग बिरंगे कपड़े, स्लीपिंग ड्रग्स और लड़कियों की कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। यही नहीं, गाड़ी की डिक्की से 2 बेसुध लड़कियां भी मिली, शायद नशे में। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। सुबह होते ही हर अखबार में यही सुर्खियां उन थी। एएसपी काव्या सिंह ने मानव तस्करी के गिरोह का किया पर्दाफाश। टीवी चैनलों पर इंटरव्यू, सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़। लेकिन काव्या का मन शांत नहीं था। उन्हें पता था यह तो केवल शुरुआत है। गिरफ्तार लोगों के मोबाइल से कुछ बड़े नाम सामने आए। व्यापारियों, स्थानीय नेताओं और कुछ पुलिसकर्मियों के। काव्या ने वही किया जो एक ईमानदार अफसर करती है। सबूतों के साथ केस डायरेक्ट राज्य एंटी करप्शन ब्यूरो और महिला आयोग को सौंप दिया। साथ ही उन सभी एफआईआर को दोबारा खोला जो भैरवपुर थाने में जानबूझकर दर्ज नहीं की गई थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब खतरा और बढ़ गया था। शाम को उनके ऑफिस के बाहर एक कागज फेंका गया। सिर्फ 2 शब्द थे, अब तुम टारगेट हो। एसपी काव्या सिंह के लिए यह अब सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि जिंदगी और उसूलों की लड़ाई बन चुकी थी। अब तुम टारगेट हो। इस कागज के टुकड़े ने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन काव्या ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनके इरादों की मजबूती अब और भी कठोर हो गई थी। उन्होंने तुरंत जिले के सभी थानों में एक गोपनीय सर्कुलर जारी किया जिसमें पुलिस विभाग के हर उस अधिकारी की जांच शुरू करने का आदेश था जिनका नाम गुमनाम चिट्ठियों,
कॉल डिटेल्स और एनजीओ गिरोह से बरामद डायरियों में आया था। उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन काव्या ने वह सुरक्षा अपने घर पर लगाने से मना कर दिया। मैं डरकर नहीं, डटकर लड़ूंगी, उन्होंने अपनी माताहत से कहा। इस बीच भैरवपुर गांव की लड़की पूजा, जो नशे की हालत में एसयूवी में मिली थी, धीरे धीरे होश में आने लगी थी। काव्या खुद अस्पताल गई और पूजा का हाथ थाम कर बोली, बिटिया, अब डरने की जरूरत नहीं, तेरी कहानी दुनिया सुनेगी। पूजा ने कांपते हुए जो बताया वह दिल दहला देने वाला था। कैसे गांव की लड़कियों को एनजीओ के नाम पर स्कूल भेजने के बहाने बहकाया जाता था, फिर नशीली दवाओं से बेहोश कर उन्हें दूसरे शहरों में भेज दिया जाता। उनमें से कई कभी लौट कर नहीं आई। काव्या की आंखें भर आई, पर चेहरा पत्थर जैसा सख्त रहा। उन्होंने वहीं अस्पताल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा कर दी। अब अगर किसी ने बेटी के सपनों को कुचलने की कोशिश की तो उसकी सांसें मैं कुचल दूंगी। उन्होंने कहा, उधर जिस एसयूवी से लड़कियां मिलती थी उसका मालिक एक रसूखदार व्यापारी निकला, रमाकांत लोढ़ा। शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ा स्कूल और सबसे बड़ा अस्पताल सब उसके नाम। लेकिन अब काव्या उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट ले चुकी थी। जैसे ही रमाकांत को भनक लगी, वह अंडरग्राउंड हो गया। लेकिन उसकी गिरफ्तारी से पहले ही उसके गुर्गों ने हमला बोल दिया। रात को जब काव्या अपनी सरकारी गाड़ी से लौट रही थी, तभी एक सुनसान सड़क पर ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी पलट गई, ड्राइवर घायल हो गया और वायरलेस कट गया, पर काव्या बच गई। घायल, लेकिन होश में। उन्होंने खुद खून से लथपथ हाथ से फोन उठाकर एसपी कंट्रोल रूम को सूचना दी। यह दुर्घटना नहीं, हमला था। ऑपरेशन तेज करो। अगले ही दिन पूरे जिले में छापेमारी शुरू हुई। रमाकांत के 4 सहयोगी गिरफ्तार हुए और एनजीओ का फर्जीवाड़ा पूरी तरह बेनकाब हो गया। काव्या की हालत आईसीयू में थी, लेकिन जैसे ही उन्हें होश आया, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मैं रुकूंगी नहीं। अब यह युद्ध मेरी आत्मा का है। आईसीयू के बिस्तर पर लेटी एसपी काव्या सिंह की आंखें अस्पताल की सफेद छत को ताक रही थी। शरीर भले ही जख्मी था, पर जहन में जंग जारी थी। डॉक्टरों ने कम से कम 2 हफ्ते के आराम की सिफारिश की थी, लेकिन वह जानती थी कि वक्त अब आराम का नहीं, उठ खड़े होने का है। उन्हें महसूस हुआ कि अब यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। उन्हें एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना होगा जो उनके जैसे ईमानदार अफसरों के गिरने पर भी काम करता रहे। इसीलिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाई, जन गवाही अभियान। 1 सप्ताह बाद जैसे ही वह व्हीलचेयर में अस्पताल से बाहर आई, उनका पहला पड़ाव था भैरवपुर गांव। वहां पहले से ही मीडिया और जनता इकट्ठा थी। काव्या ने मंच पर चढ़ते हुए माइक संभाला, चेहरे पर वही तेज, अब मैं नहीं, आप सब मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपके लिए हूं, लेकिन आप भी मेरे लिए खड़े होंगे। फिर उन्होंने एक नारा दिया, हर गवाही एक हथियार, अन्याय का कर दो सहार। इस अभियान के अंतर्गत हर गांव में गुप्त शिकायत पेटियां रखी गई, जहां लोग बिना नाम लिखे शिकायतें डाल सकते थे। साथ ही हर पंचायत भवन में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई, जो गांव की महिलाओं से उनकी समस्याएं सुने। इस पहल से गांवों में हलचल मच गई। पहले हफ्ते में ही 217 शिकायतें आई। ज्यादातर भ्रष्ट पटवारी, स्कूल में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार, दबंगों की जमीन कब्जा आदि की। काव्या ने इनमें से 50 सबसे गंभीर मामलों की सीधी निगरानी खुद शुरू कर दी। हर दिन अस्पताल में इलाज लेते हुए वह फाइलें मंगवाती, वीडियो कॉल से जांच अधिकारियों से बात करती।
इसी दौरान एक 13 साल की बच्ची गुड़िया अपनी दादी के साथ रोती हुई एसपी ऑफिस पहुंची। उसके पिता को कुछ महीने पहले गांव के ही दबंगों ने जमीन विवाद में मार दिया था, लेकिन पुलिस ने केस हार्ट अटैक बताकर बंद कर दिया था। काव्या ने बच्ची का चेहरा देखा। उसमें उसे अपनी छोटी बहन की झलक दिखी जो एक हादसे में खो चुकी थी। उसके दिल की दीवारें फिर से दरकने लगी। गुड़िया, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। अब तेरा केस मैं खुद देखूंगी। गुड़िया का केस दोबारा खुला। पुराने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से छेड़छाड़ के प्रमाण मिले। सबूतों के आधार पर थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया और आरोपी जेल भेजे गए। यह कार्यवाही लोगों के लिए इशारा था। अब सिस्टम बदल चुका है। धीरे धीरे लोगों ने काव्या पर भरोसा करना शुरू किया। भले ही उनकी चाल अभी धीमी थी, पर उनकी सोच तेज थी और यही सोच गांव-गांव एक दीवार बन रही थी। भरोसे की दीवार पर दूसरी तरफ रमाकांत लोढ़ा अब भी फरार था और उसकी नजर अब सिर्फ काव्या पर नहीं, इस भरोसे की दीवार पर थी। काव्या सिंह अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन जिले का मिजाज बदल चुका था। अपराधियों की सांसें रुकी हुई थी और जनता में उम्मीद जाग गई थी। लेकिन एक राज ऐसा था जो अब तक पर्दे में था। वह राज था उसी थाने के एक पुराने हवलदार का। नाम था हवलदार अमर सिंह। अमर सिंह 25 वर्षों से पुलिस सेवा में था। उम्र के ढलते दौर में अब वह फाइलों और रिकॉर्ड रूम तक सीमित कर दिया गया था। लेकिन इस बुजुर्ग सिपाही की आंखों ने सिस्टम की सड़ी हुई दीवारों को अंदर से देखा था। एक दिन जब एसपी काव्या थाने के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही थी तो उन्हें रमाकांत लोढ़ा से जुड़ा एक 8 साल पुराना केस मिला, जिसमें एक नाबालिग लड़की के गायब होने की एफआईआर लिखी गई थी, लेकिन कोई चार्जशीट नहीं बनी। दस्तखत अमर सिंह के थे। काव्या ने तुरंत अमर सिंह को बुलाया। थका हुआ सा सिर झुकाए वह सामने खड़ा हो गया। आपके दस्तखत हैं, लेकिन कार्यवाही क्यों नहीं हुई? अमर सिंह ने चुप्पी साधे रखी। जब काव्या ने कड़ा स्वर अपनाया तब वह टूट गया। मैडम, उस रात मैंने लड़की को देखा था। वह रो रही थी। कह रही थी कि उसे जबरन उठाया गया है। मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी लोढ़ा के गुरे आए और बंदूक तान दी। मेरी बेटी की तस्वीर दिखाकर बोले, अगर एक शब्द बाहर निकला तो तेरी बेटी गायब हो जाएगी। काव्या स्तब्ध थी। यह वही सड़ा सिस्टम था जिसे वह तोड़ना चाहती थी, लेकिन इस सच्चाई के पीछे एक बाप का डर छुपा था। आपने आज यह सब क्यों बताया? क्योंकि अब डर खत्म हो रहा है मैडम, आपकी वजह से। काव्या ने तुरंत उस केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया और अमर सिंह को गवाह संरक्षण योजना में लिया। उधर रमाकांत अब पूरी तरह बौखला गया था। उसने एक आखिरी दांव चलने की ठानी। एसपी ऑफिस के एक कर्मचारी को पैसे देकर अंदर से जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने पहले ही ऐसा अंदेशा लगाकर ऑफिस में इंफॉर्मेशन ट्रैप सिस्टम लगवाया था। हर संवेदनशील फाइल में एक कोड डाला गया था जो किसी बाहरी सिस्टम में जाने पर अलार्म बजा देता, और वही हुआ। मलखान ऑफिस का एक जूनियर क्लर्क कंगे हाथों पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि रमाकांत नेपाल भागने की तैयारी में है। काव्या ने फॉरेन एसएसबी और इंटेलिजेंस को अलर्ट किया। सीमावर्ती जिलों में नाकेबंदी शुरू हो गई और 1 सप्ताह के भीतर रमाकांत लोढ़ा को नेपाल सीमा पर पकड़ लिया गया। देश लौटते ही उस पर पीओसीएसओ, मानव तस्करी, हत्या और अवैध संपत्ति जैसे कुल 27 केस दर्ज किए गए। जब काव्या की टीम ने उसे कोर्ट में पेश किया तो पूरा शहर तालियों से गूंज उठा। पर काव्या मुस्कुरा नहीं रही थी, क्योंकि उनके लिए यह जंग का अंत नहीं, अगली शुरुआत थी।
उन्होंने अपने स्टाफ से सिर्फ एक वाक्य कहा, अब असली सफाई शुरू होगी। रमाकांत लोढ़ा की गिरफ्तारी के बाद काव्या सिंह का नाम राज्य भर में गूंजने लगा। मीडिया उन्हें साड़ी वाली मसीहा कहने लगा था, लेकिन उनके लिए यह केवल एक उपाधि नहीं, एक जिम्मेदारी थी। अब काव्या का लक्ष्य था सिस्टम के उन अंदरूनी सड़े हिस्सों की सफाई जहां वर्षों से भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली थी। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक नया अभियान शुरू किया। जन सुनवाई सप्ताह, हर ब्लॉक, हर तहसील में अब जनता की खुली सुनवाई की जाती। कोई दरवाजा बंद नहीं था, कोई अफसर अछूता नहीं। हर शिकायत को ऑन रिकॉर्ड लेकर 15 दिन में कार्यवाही तय की गई। इस बीच न्यायालय ने रमाकांत लोढ़ा केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू कर दी और पहली बार हवलदार अमर सिंह गवाही देने कोर्ट पहुंचे कांपते हुए, लेकिन निडर, मैंने वर्षों तक अपनी आत्मा को माफ नहीं किया, पर आज मैं अपने ज़मीर को लौटा रहा हूं। उसकी गवाही के साथ ही रमाकांत के अपराधों की परतें खुलने लगी। 14 गवाह सामने आए, 38 दस्तावेजी सबूत और सबसे चौंकाने वाला एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें रमाकांत खुद स्वीकार करता था कि उसने 2 लड़कियों को नेपाल भेजा। जब कोर्ट में वह रिकॉर्डिंग चलाई गई तो वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। अदालत ने रमाकांत को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह सिर्फ एक फैसले का दिन नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था कि न्याय अब वर्दी से नहीं, इरादों से चलता है। फैसले के दिन शाम को जब काव्या अपने ऑफिस लौट रही थी तो ऑफिस के बाहर हजारों लोग जमा थे, हाथों में दिए, फूल और बैनर। धन्यवाद न्याय की देवी। काव्या ठिठक गई। आंखें नम थी, पर चेहरे पर वह शांति थी जो एक लंबी लड़ाई जीतने के बाद मिलती है। उन्होंने दी क्राउड की ओर सिर झुकाया, नम्रता से, विनम्रता से, पर तभी उनके पास एक छोटी बच्ची आई, वही गुड़िया, और उसने पूछा, दीदी अब कोई और मुझे डराएगा तो क्या आप फिर से आएंगी? काव्या ने झुककर बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर गांव में एक काव्या होगी तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए। और यहीं से शुरू हुआ काव्या शक्ति केंद्र का निर्माण। हर ब्लॉक में एक ऐसा केंद्र जहां लड़कियों को आत्मरक्षा, कानूनी ज्ञान और हेल्पलाइन सेवा दी जाती। काव्या जानती थी अपराध खत्म नहीं होते, लेकिन जब हर लड़की आवाज बन जाए तो अपराध दब जाते हैं। और इसी विश्वास के साथ वह अपने अगले मिशन की तैयारी में लग गई। बिना शोर, बिना कैमरा, बस एक वर्दी और एक साड़ी के साथ। रमाकांत लोढ़ा को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद जिले में अपराध का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। लेकिन काव्या जानती थी कि कुछ चेहरे अब भी अंधेरे में छिपे हैं, जो अब रमाकांत के खाली सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। एक दिन देर रात उनके सरकारी आवास पर एक गुमनाम लिफाफा पहुंचा। उसमें एक पेन ड्राइव थी और उस पेन ड्राइव में था एक वीडियो। एक स्कूल की इमारत जहां लड़कियों को कथित रूप से सिविल सर्विस कोचिंग के नाम पर बुलाया जाता, लेकिन असल में वहां मानव तस्करी के लिए चयन किया जाता था। यह स्कूल था जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में और संचालित करता था एक एनजीओ के नाम पर एक स्थानीय नेता ब्रजेश ठाकुर। काव्या ने तुरंत सीबीआई की सहायता मांगी, लेकिन साथ ही खुद भी भेष बदलकर उस गांव की ओर निकल पड़ी। इस बार वह एक ग्रामीण महिला बनकर गांव के मंदिर में फूल बेचने लगी। 3 दिन की निगरानी में उन्हें स्पष्ट संकेत मिल गया। वहां लड़कियों को लालच देकर कोचिंग में बुलाया जाता और फिर उनका रिकॉर्ड तैयार कर उन्हें बाहर भेजा जाता। काव्या ने जिला मजिस्ट्रेट और बाल कल्याण समिति की मदद से उस स्कूल पर रेड डाली। 19 लड़कियां, 3 नकली शिक्षक और 5 फर्जी फॉर्म पकड़े गए। और सबसे बड़ा खुलासा, स्कूल के पीछे की एक गुप्त दीवार के अंदर 3 लड़कियां बंद थी। ब्रजेश ठाकुर को मौके से गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में उसने 6 और जिलों के नाम उगले। अब यह केस राज्य से निकलकर केंद्र स्तर पर गया। काव्या को राज्य महिला आयोग और गृह मंत्रालय की ओर से विशेष प्रशंसा पत्र मिला। लेकिन काव्या ने सिर्फ इतना कहा, जो बच्चियों की हंसी छीनते हैं उन्हें कोई माफी नहीं। 1 वर्ष बीत चुका था। जिले में अब हर थाने की दीवार पर एक स्लोगन लिखा था, डर नहीं, अधिकार मांगो, पुलिस तुम्हारे साथ है। काव्या के नेतृत्व में जिले के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क, बाल अधिकार केंद्र और साइबर सेल खोले गए। हर महीने एक वीरांगना दिवस मनाया जाने लगा, जहां वह लड़कियां सम्मानित होती जो अत्याचार के खिलाफ खड़ी हुई। काव्या को अब देवी की तरह मानना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी दौरान उनका ट्रांसफर आदेश आ गया। राज्य के सबसे संवेदनशील नक्सल प्रभावित जिले में जिस दिन वह जिले से विदा ले रही थी, हजारों लोग स्टेशन पर जमा हो गए। स्टेशन पर उसी छोटी बच्ची गुड़िया ने उनके गले में फूल डाला और कहा, अब वहां की लड़कियां भी मुस्कुराएंगी क्योंकि वहां भी मेरी साड़ी वाली दीदी जा रही हैं। काव्या की आंखों से आंसू छलक आए। ट्रेन चली लेकिन दिलों में एक कहानी छोड़ गई। उस महिला की जो वर्दी में नहीं, साड़ी में न्याय लाती थी। और आज भी उस जिले में जब भी कोई लड़की अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है तो लोग कहते हैं, अब तू भी काव्या बन गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।